कैसे हैं आप लोग। मुझे जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में विमीय विश्लेषण अध्याय में कुछ चीज़ें पढ़ लिए थे, जिनमें बच्चों हम अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ पीछे का कि आपने क्या क्या पढ़ा था, तो उन्हें पहला चीज़ आपने पढ़ा था भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कि विमा किसे कहते हैं, है ना। आई थिंक आप लोग को ये चीज़ें पता होंगी। अगर आपको नहीं पता है बच्चों, जो भी चीज़ें मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ी, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको आगे की क्लासेस अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग विमीय विधि, विमीय विश्लेषण की जो एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, उसमें तीसरा और अंतिम पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम विमीय विधि से किसी भी सूत्र का निगमन कैसे करेंगे, कैसे हम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करेंगे विमीय विधि से, आज वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर विमीय विधि के अनुप्रयोग में लास्ट टॉपिक, किसी सूत्र का निगमन विमीय विधि से कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक प्रश्न से, जो कि एक बच्चे ने हमें कमेंट बॉक्स में पूछा था एक प्रश्न। उसी प्रश्न से शुरुआत करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये एक प्रश्न है जो एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा था, जो कि विमीय विधि के थर्ड एप्लीकेशन विमीय विधि से सूत्र के निगमन पर आधारित है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। सबसे पहले हमें जब भी कोई प्रश्न पूछे जिसमें हमें सूत्र का निगमन करना हो, सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं कि हमें किस चीज़ का सूत्र निकालना है। तो बच्चों अगर इस प्रश्न को पढ़ा जाए तो हम ये देख सकते हैं, प्रश्न क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ। किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T, उसके घनत्व D, मतलब बूंद जिस भी चीज़ का बना है, लिक्विड का हो, जिस भी तरह का लिक्विड हो, ठीक है, उस लिक्विड के घनत्व D, उस बूंद के त्रिज्या R, जो कि बूंद आपका स्फेरिकल होगा, ठीक है, स्फेरिकल शेप में होगा तो उसकी त्रिज्या R, एवं उसका पृष्ठ, उस पर जो पृष्ठ तनाव लग रहा है, सरफेस टेंशन, या आगे आप अध्याय में पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो जितनी बूंद आपके स्फेरिकल शेप में होते हैं, वो सारे के सारे बूंद अपने पृष्ठ तनाव की वजह से होते हैं, अपने पृष्ठ तनाव को न्यूनतम करने के लिए अपने शेप को स्फेरिकल करते हैं। तो वह पृष्ठ तनाव हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे, तो वहाँ आप देखेंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो फिलहाल पृष्ठ तनाव S से इंडिकेट होता है। तो S पृष्ठ तनाव, S मतलब सरफेस टेंशन पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से आवर्तकाल T के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब बच्चों अपन को जो सूत्र निकालना है वो आवर्तकाल T का निकालना है। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि जो T भाई साहब हैं, आवर्तकाल जो T है वो पहला क्या करना है बच्चों, हमें पहले ढूंढना है कि क्या निकालना है। तो क्या निकालना है बच्चों, हमें आवर्तकाल के लिए व्यंजक निकालना है। पहला मिल गया। सेकंड काम हम ये ढूंढेंगे बच्चों कि ये आवर्तकाल T किन किन लोगों पर निर्भर कर रहा है, यानी किन किन लोगों के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर देखा जाए तो T जो है वो निर्भर कर रहा है घनत्व D पर, त्रिज्या R पे, और पृष्ठ तनाव S पे निर्भर कर रहा है। बच्चों देखो, अब निर्भर करने का मतलब या तो वो अनुक्रमानुपाती होगा D के, अनुक्रमानुपाती होगा R के, अनुक्रमानुपाती होगा S के, या तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, या हो सकता है कि T D के अनुक्रमानुपाती तो हो लेकिन D के घाते कुछ हो, D के पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। पर अभी हमको कोई मालूम तो है नहीं बच्चों कि T D के कितने के अनुक्रमानुपाती है ना। तो हम अपने मन से बच्चों यहाँ मान लेंगे T D के घाते A के अनुक्रमानुपाती है, R के घात B के अनुक्रमानुपाती है, और यस के घात C के अनुक्रमानुपाती। अपने मन से बच्चों हमने मान लिया। अपने आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो A B C का मान निकालना हमारा काम है। अपने आप निकल के वो आ जाएगा। A का मान क्या होगा, अगर A का मान प्लस आएगा तो अनुक्रमानुपाती होगा, अगर नेगेटिव में आएगा तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो अपने आप निकल के बच्चों अपन अंत में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो क्या करना है, पहला काम क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। दूसरा काम वो किन किन लोगों पर निर्भर कर रहा है, उनके अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा करके उनके कुछ पावर A B C मान के लिख देना है। आप कुछ भी पावर मान सकते हो बच्चों, A B C मान सकते हो, D E F मान सकते हो, कुछ भी आपका जो मन करे वो आप मान सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी हम चूंकि एक ही बंदा इन तीनों के अनुक्रमानुपाती है तो इसको हम एक साथ भी तो लिख सकते हैं। अगर इसको एक साथ लिखेंगे तो D के पावर A, R के पावर B, S के पावर C हो जाएगा। एक साथ लिख दिया बच्चों हम लोगों ने। अब बच्चों आप कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है ना। तो T आपका बराबर हो जाएगा एक नियतांक K के, D के घाते A के, R के घाते B के, S के घाते C के। अब बच्चों हमारा काम है इन दोनों साइडों का, दोनों पक्षों का विमा लिखना।
ठीक है। तो आइए पहले हम अलग अलग से इनकी विमा निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इनकी विमा को यहाँ रख करके हम तुलना करेंगे दोनों साइडों के विमाओं की, जो कि बराबर है तो तुलना हो सकता है, तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो टी मतलब आवर्तकाल, आवर्तकाल का विमा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल बच्चों एक तरह का क्या होता है, काल, समय होता है, और समय का बीमा क्या होता है, बिल्कुल सही, टी होता है। तो आवर्तकाल भाई साहब का बीमा क्या हो गया बच्चों, टी हो गया। अब बात करते हैं डी, डी क्या है बच्चों, डी आपका घनत्व है। अब बताओ बच्चों घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है सर जी द्रव्यमान मतलब मास बटे आयतन वॉल्यूम, है ना। मास का बीमा, द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम सर, मास का बीमा कैपिटल एम हो गया, आयतन का बीमा एल के घाते 3 हो गया। तो बच्चों देखो बीमा निकालने भाई आपको आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं आता है तो अभी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितने बीमा आप निकाल सकते हैं निकालिए, जो जिस भी चीज़ का बीमा आपको निकालने ना आए वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, तभी आपको आ पाएगा, नहीं था नहीं आएगा बेटा। तो एल के घात 3 है जो कि नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, घात ऊपर जाने पर चिन्ह उसका उल्टा हो जाता है, अभिधान है, ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम एल -3 हो गया, ये हो गया घनत्व का बीमा। अब बच्चों थर्ड हम बात करते हैं आर, आर इज़ व्हाट, आर इज़ त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होता है बच्चों, एक तरह की लंबाई होती है, और लंबाई का बीमा तो एल होता है ना। तो हमने त्रिज्या का बीमा एल निकाल लिया। अब क्या आया बच्चों, बचा अंत में पृष्ठ तनाव यस। अब पृष्ठ तनाव होता क्या है तो पता ही नहीं, पृष्ठ तनाव का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, यानी पृष्ठ तनाव का मतलब होता है बल बटे सतह की लंबाई, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बच्चों, पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों अब अगर हम बल के विमा की बात करें तो क्या ये mlt-2 होगा, सही है क्या बच्चों, बताओ। बल का विमा पीछे हम लोग निकाल चुके हैं कई बार। लंबाई का विमा तो आप जानते ही एल होता है, तो क्या हो गया बच्चों, ये निकल करके आ गया, एल से एल चला जाएगा, mt-2, ये हो गया बच्चों पृष्ठ तनाव का विमा। समझ में आ गया बच्चों इतना। आई होप आप लोगों को विमा चारों लोगों का समझ में आ गया होगा। अब इन विमाओं को हम दोनों पक्षों में रखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों हम लोग दोनों पक्षों की विमा लिखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, टी का विमा कैपिटल टी, अभी देखो निकाला हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। के एक नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, जो कि विमाहीन होता है, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, विमाहीन है, ठीक है। के हमने अपने मन से माना है, के का कोई नंबर है बच्चों, नंबर का विमा तो होता नहीं है, तो के का विमा नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे, हटा देंगे यहाँ से। डी क्या है बच्चों, व्यास, व्यास का बीमा क्या है भैया, सॉरी डी क्या है, घनत्व है, घनत्व का बीमा क्या है बच्चों, ml-3 हो गया, ml-3 हो गया। पावर कितना, ए है। आर क्या है बच्चों, त्रिज्या, रेडियस, बीमा क्या है बच्चों, एल पावर बी हो गया। एस क्या है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, बीमा क्या है बच्चों, mt-2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, mt-2 हो गया, घात सी हो गया। अब बच्चों देखो हम इनको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड रूप का मतलब विमा को एम एल और टी के रूप में लिखेंगे, लेकिन बाएं पक्ष में ज़्यादा ध्यान देखो बच्चों, बाएं पक्ष में तो एम और एल है ही नहीं, तो मैंने बताया था ना जो चीज़ ना हो उसके घात 0 के रूप में लिखते हैं। तो एम है नहीं तो एम की घात 0 मतलब 1 होगा, वापस वही आ जाएगा। एल नहीं, एल की घात 0 वापस वही आ गया। टी लेकिन है तो टी आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इनको एक साथ लिखो जरा बच्चों, तो देखो यहाँ पर एम तो है भाई, पूरे के घात ए है तो एम की घात ए हो गया, और कहीं एम दिख रहा है, हाँ यहाँ दिखा एम, तो एम की घात यहाँ पे क्या है, पूरे घात सी, एम की घात भी क्या होगा, सी होगा, तो एम की घात सी हो गया। एल यहाँ बच्चों है, एल की घात -3 और ए भी है तो -3a हो गया, -3a हो गया एल की घात। यहाँ पे एल की घात क्या है, बी है, ठीक है। अब और कहीं टी दिख रहा है, टी और कहीं एल तो है नहीं, अब टी देखो, टी यहाँ दिख रहा है बच्चों, टी की घात -2c हो गया। अब जरा इनको एक साथ लिखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एम के घात ए हो गया प्लस सी। एल आपने पढ़ा होगा कि आधार अगर समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ भी एम, आधार सेम है तो घात ए और सी आपस में जुड़ जाएंगे, ए प्लस सी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आधार अगर समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो -3a और b को आपस में जोड़ देंगे हम लोग, और यहाँ पे टी बेचारा अकेले है तो अकेले कर दिया। अब बच्चों इधर तो आपका था m के घात 0, l के घात 0, t के घात कुछ नहीं मतलब 1 है।
दोनों साइड क्योंकि बराबर चिन्ह लगाए मतलब दोनों साइड के लोग बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, तो m की घात तो यहाँ पर a प्लस सी है, यहाँ 0 है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बराबर है तो बराबर होना चाहिए, तो a प्लस सी किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही, a प्लस सी बराबर हो गया 0 के। यहाँ पे -3a है प्लस b, यहाँ पे क्या है 0 l के घात है तो बराबर ये भी हो गया 0 के। यहाँ पे c का घात -2c है, यहाँ क्या है बच्चों 1 है t का घात, तो ये हो गया 1, यानी c का मान कितना आ गया बच्चों 1/2 और चिन्ह आ जाएगा नेगेटिव, -1/2 हो गया। अब c का मान कहाँ रखें बच्चों, यहाँ रख देते हैं, तो a प्लस -1/2 रख दिया c की जगह बराबर 0, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों -1/2 आ गया, a का मान आ गया। अब a का मान बच्चों यहाँ रख दो आप जरा, तो 3 माइनस में तो है ही, a का मान 1/2 है, प्लस में कि माइनस सॉरी देखो ध्यान देना बच्चों, माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, सॉरी बच्चों तो सही कर लेना, तो +1/2 हो गया, a का मान हो गया +1/2 और प्लस b हो गया बराबर 0, तो हमको b निकालना है, तो -3 गुणे 1/2 क्या होगा -3/2 हो जाएगा, तो +3/2 हो जाएगा। तो बच्चों b बराबर आपका आ गया 3/2, तो ये a b c का मान आ गया बच्चों, ठीक है। तो b का मान आ गया 3/2 आ गया, c का मान आ गया -1/2 और a का मान आ गया 1/2। तो अब a b और c का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा समीकरण निकल करके आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो करना क्या है देखो, a b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो रख दो जरा मैम, ए बी सी का मान यहाँ रखो 1 में, तो t बराबर क्या हो जाएगा k था, d के घात a है, a का मान कितना है 1/2, तो d के घात क्या हो गया बच्चों 1/2 हो गया। r के घात b है, b का मान क्या है बच्चों 3/2, तो r के घात 3/2 हो गया। और s की घात c है, कितना आ रहा है -1/2, तो s की घात क्या आ गया बच्चों -1/2। अभी मैंने बताया था पीछे कि घात अगर निगेटिव हो तो उसको उल्टा लिख देते हैं, तो घात क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। तो बच्चों d 1/2 है, r के घात 3 है और 3/2 को बच्चे देखो 3/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 होल पावर 2, गुणा करोगे दोबारा 3/2 आ जाएगा और नेगेटिव घात आ जाएगा नीचे तो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। ये हो गया s की घात 1/2 1/2 सब में सेम है, तो एक साथ सबको लिख सकते हैं ऐसे, k ब्रैकेट में d r3/s के पूरे के घात 1/2 कर सकते हैं। 1/2 का मतलब जानते हैं करणी होता है बच्चों, तो ये हो गया k करणी में dr3/s, ये हो गया आवर्तकाल का सूत्र, तो निकाल दिया जो कि आपका हो जाएगा k करणी में dr3/s, ठीक है। तो प्रयोगों के द्वारा k का मान कुछ निकलता है, अब जो k का मान कुछ आप अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं पता हो तो यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हैं, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, सेम तरीके से। तो बच्चों अब हम लोग का अगला प्रश्न है, इसी एप्लीकेशन पे अगला प्रश्न बच्चों है, किसी तने हुए तार की आवृत्ति n, आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी n, तार पर लगे तनाव बल F, बल फोर्स F, तार की लंबाई लेंथ तार की L तथा तार के प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान यानी कि मास पर यूनिट लेंथ m पर निर्भर करती है। विभिन्न विधि से तार के आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। मतलब प्रश्न क्या है बच्चों, हमें निकालना है t के लिए सूत्र निकालना है, फिर वही क्वेश्चन कि क्या किसका सूत्र निकालना है, आवृत्ति के लिए सूत्र निकालना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ बच्चों, ये किन किन लोगों पर निर्भर कर रहा है, n आवृत्ति जो है वो किन किन लोगों पर निर्भर कर रहा है, देखो दिया हुआ है तने हुए तार की आवृत्ति n, तार की में लगे तनाव F मतलब फोर्स F पे, तार की लंबाई L पे तथा तार के प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है, यानी कि किस पे करती है बच्चों, लिख लो जरा यहाँ पर आवृत्ति, तो लिख लो बच्चों यहाँ पर आवृत्ति n निर्भर करती है अनुक्रमानुपाती F के
n निर्भर करती है l के, n निर्भर करती है m के। अब बच्चों हमें ये तो पता नहीं है कि अनुक्रमानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, या हमें ये भी पता नहीं है बच्चों कि उसकी घात क्या है, f के घात 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, कुछ पता तो है नहीं हम। तो अपने मन से क्या मानेंगे, यहाँ पर अपने मन से कोई घात a, b और c मान लेंगे। अब बच्चों एक ही बंदा n 3 लोगों पर निर्भर कर रहा है, तो इनको 3 बार लिखने के बजाय हम एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n अनुक्रमानुपाती हो जाएगा f के घाते a के, l के घाते b के, m के घाते c के। अब बच्चों वही काम दोबारा पीछे की तरह, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा नियतांक k, f के घाते a, l के घाते b, m के घाते c के। अब बच्चों अगेन हमको दोनों पक्षों का बीमा रखना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। f मतलब बल, बल का बीमा क्या होता है बच्चों, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, mLt-2 होता है। यल लंबाई, लंबाई का बीमा क्या होता है बताइए, लंबाई का बीमा यल होता है सर, ठीक है। अब ये m, ये क्या है, प्रति एकांक, ये m मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, ये प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये m प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यानी कि ये m द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान बटे लंबाई है। प्रति एकांक का मतलब होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, मतलब m बाई यल होता है। तो बच्चों इसका विमा थोड़ा ध्यान से लिखना होगा, m बटे यल। यहीं पे बच्चों अक्सर गलती होता है हम लोगों से, तो इसका विमा m ना होकर के ml-1 होगा। समझ में आया ना, l से भाग क्यों दिया मैंने, क्योंकि प्रति एकांक, इसे आपने पढ़ा होगा, प्रति एकांक समय, प्रति एकांक सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है बताओ, वेग कहलाती है भाई, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना। तो समय क्यों नीचे आया, क्योंकि कहा है प्रति एकांक सेकंड में या समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। तो बच्चों ऐसे यहाँ पर भी है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है ये, यानी लंबाई जो है द्रव्यमान में भाग देना पड़ेगा, यानी कि द्रव्यमान बटे लंबाई होगा। द्रव्यमान का विमा m, लंबाई का विमा l, ml-1। यहीं पे गलतियाँ होती हैं, तो इसको ध्यान देना है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कुछ सेम है पीछे की तरह। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, अब सब लोगों की बीमा यहाँ पर रखेंगे। एक बात छूट गया, आवृत्ति। आवृत्ति भाई साहब को अगर देखा जाए, आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति की बीमा क्या होती है भैया, आवृत्ति बराबर सर होता है 1/, आवर्तकाल, है ना बच्चों, 1/, टाइम पीरियड, और आवर्तकाल का बीमा t होता है। तो आवृत्ति की बीमा क्या हो जाएगी, t के घात -1, ऊपर जाएगा, अभी घात 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बीमा सारे अब यहाँ रखो जरा। तो दोनों पक्षों की बीमा रखने पर, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, n आवृत्ति की बीमा t के घात -1 हो जाएगा। अब बच्चों मैंने यही बताया स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, क्योंकि आवृत्ति में m और l तो आता नहीं है, तो जो नहीं आता उसके घात क्या करेंगे, 0 लिख के रख देंगे, m के घाते 0, l के घाते 0 कर देंगे। बराबर k एक नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये एक कोई नंबर होगा, तो इसका बीमा नहीं होगा। f बल है बच्चों, बल का बीमा आपने निकाल रखा है पीछे, mlt-2, तो mlt-2 हो गया, घात a हो गया, l लंबाई का घात b हो गया, और m द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है, इसका बीमा l-1 है, घात c हो गया। अब जरा बच्चों इनको एक साथ लिखो जरा। तो m के घात यहाँ पर क्या है, a है पूरे घात, और कहीं m दिख रहा है, m कहीं और यहाँ दिख रहा है, m के घात c भी है, तो a + c डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप कम कर दे रहा हूँ। 2 बार आप m लिखते हैं, m के घात a, m के घात c, जो कि आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, ये पीछे मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका l के घात बच्चों, यहाँ पर a है, और कहीं l के घात b हो गया, और l की घात -c हो गया, तो तीनों आपस में जुड़ेंगे, -c हो गया, c को जोड़ेंगे, नहीं -c को जोड़ेंगे तो -c आ जाएगा। अब t बचा, t कहीं दिख रहा है बच्चों, हाँ यहाँ -2 दिख रहा है, -2 और घात a है, और कहीं t तो है ही नहीं, तो ये हो गया आपका। इसको भी लिख लो बच्चों, m के घात 0, l के घात 0, t के घात -1। अब जरा बच्चों देखो बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है, दोनों पक्ष बराबर होगा तो उनके घात भी बराबर होंगे। तो m का घात यहाँ पर a + c, यहाँ पे क्या है 0, तो a + c का मान बच्चों क्या हो गया, a + c बराबर हो गया 0, a + b - c बराबर क्या हो गया, a + b - c बराबर क्या हो गया 0, और -2a बराबर क्या हो गया बच्चों,
-1 हो गया। तो माइनस से माइनस चला गया, a बराबर आ गया बच्चों 1/2। अब a का मान कहाँ रखें, यहाँ रख दें, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन दो अननोन है, a और b दोनों है, तो यहाँ बाद में रखेंगे, पहले a में रख करके c का मान निकाल लें। तो बच्चों a का मान जब यहाँ रखेंगे 1/2 प्लस c तो बराबर 0, तो c का मान आ गया -1/2। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब a का मान रख दें बच्चों यहाँ पर 1/2 प्लस b भाई साहब हो गए जिनको निकालना है हमें, और b का मान तो निकालना है, c का मान हो गया -1/2 और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 और 1/2 जोड़ के 1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा। यानी हमको बच्चों a b c तीनों का मान निकल गया। आप क्या करेंगे, वही पुराना काम, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 1 में a b c का मान रख देंगे, हमारा सूत्र निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं। समीकरण 1 में a b व c का मान रखने पर, तो बच्चों क्या हो जाएगा, समीकरण 1 n है, n बराबर k क्या है, f के घात a है। a का मान क्या आया बच्चों, a का मान आया सर 1/2। ठीक है, तो a का मान हमने रख दिया 1/2। l उसके बाद है l के घात b है, b का मान क्या आया -1 आ गया, तो b के घाते l के घात -1 हो गया। फिर m हो गया, m के घात c है, c का मान आया बच्चों -1/2, तो ये हो गया -1/2। ठीक है, तो वही पुराना काम, जो ऋणात्मक चिन्ह वाले लोग हैं उनको नीचे भेज दो। तो बच्चों l के घात -1 है, नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, m के घात -1/2 है, नीचे आएगा तो +1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाए तो k/l तो अलग हो गया, ये हो जाएगा f/m के घात 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, करणी। 1/2 का मतलब होता है करणी, यानी कि ये स्क्वायर रूट हो गया, करणी हो गया, ये आ गया। बच्चों देखो, कई प्रयोगों के द्वारा ना k का मान निकाला जाता है, तो k का मान आता है 1/2। ठीक है, तो प्रयोगों द्वारा जो k का मान आता है बच्चों वो 1/2 आता है। ये आपको याद रखना है, नहीं याद है तो भी आपका उत्तर यहाँ तक हो गया सही है। अगर आपको k का मान याद रहता है कि हाँ भाई यहाँ पर k का मान 1/2 होता है, तो आप एग्जैक्ट फार्मूला क्या है वो निकाल लेंगे, n बराबर 1/2 l करणी में f/m। अब बच्चों देखो, एक चीज़ यहाँ से हमें सीखने को मिला, विमीय विश्लेषण की लिमिटेशंस, क्या कमियाँ हैं इनकी, उनमें एक चीज़ हमने यहाँ सीखा, और वो क्या है, देखो बच्चों मैंने जो विमीय विधि का यहाँ प्रयोग किया, इस प्रयोग के द्वारा कहीं भी, इस प्रयोग से हमने कहीं भी k का मान नहीं प्राप्त कर पाया। k का मान क्या है वो हमें प्रयोग के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, विमीय विधि से हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उसका एक लिमिटेशन हो सकता है कि किसी भी समीकरण के नियतांकों का, जो विमाहीन नियतांक है, याद रखना ये विमाहीन नियतांक है। ठीक है, इनका कोई विमा नहीं है, k का विमा नहीं है, तो इन विमाहीन नियतांकों का मान क्या होगा, 1/2 होगा कि 1/3 होगा कि क्या होगा, पाई होगा 2 पाई क्या होगा, वो हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है बच्चों, ये इस विमीय विश्लेषण विधि का एक लिमिटेशन भी हो सकता है। ठीक है, आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक यही कि विमा की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो वही आप यहाँ पर सीखोगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं अब आगे। एक और 2 प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, बाकी उसके बाद हम लिमिटेशन जल्दी से सुन करके इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मैं एक सेशन लाऊंगा आपके डाउट्स का। अगर आपको कोई भी डाउट्स किसी भी वीडियो में है, विमा विश्लेषण के किसी भी पार्ट में आपको डाउट है, तो आप वो सारे डाउट हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, और मैं उन डाउटों का एक अलग सेशन बना दूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। और प्रयास करूँगा बच्चों कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन का सेट दे दूँ, जहाँ पर बहुत सारे रीमा चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप हल करिएगा, और जो भी डाउट होगा आप अपन से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको डाउट होता है, नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट के लिए होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विमीय विश्लेषण की सीमाएँ। विमीय विधि जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर है, उसकी कुछ सीमाएँ भी हैं।
यानी कि हर चीज़ उससे आप कर सकते हो, जो कि 3 एप्लीकेशंस है यहाँ पे। पहला एप्लीकेशन आप किसी भी सूत्र का सत्यता की जांच कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन आपका सही है या गलत है, या फिर किसी भी सूत्र का आप निगमन कर सकते हैं, या किसी सूत्र का आप पद्धति बदल सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ इनकी लिमिटेशंस भी हैं, जिनमें पहला लिमिटेशन बच्चों अभी मैंने बताया आपको कि विमी। तो बच्चों इसका पहला लिमिटेशन ये है कि इस विधि से हम किसी भी सूत्र में जो आपके प्रयुक्त हो रहे हैं विमाहीन नियतांक, जैसे अभी आपने पीछे देखा n बराबर जो आपका सूत्र आया था, n बराबर k अपॉन में यल अंडर रूट में f बाई m आया था बच्चों ये फॉर्मूला। तो बच्चों इस फॉर्मूले में k का मान क्या होगा, इसको हम विमीय विधि से नहीं निकाल सकते, ठीक है। प्रयोगों के द्वारा मालूम चलता है k का मान 1/2 होता है। तो पहला इस विमीय विधि का, विमीय विश्लेषण का पहला लिमिटेशन यही है बच्चों कि हम इस विधि से किसी भी विमाहीन नियतांक का मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। पहला समझ में आ गया होगा आपको लिमिटेशन क्या होगा, फिर सुन लीजिए एक बार। इस विधि के द्वारा किसी सूत्र में उपस्थित या किसी सूत्र में प्रयोग होने वाले विमाहीन नियतांक का विमा या विमाहीन नियतांक का मान हम नहीं निकाल सकते। पहला इसका यही लिमिटेशन हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों लिमिटेशन क्या हो सकता है, देखो दूसरा लिमिटेशन क्या है, अगर कोई सूत्र आपका v बराबर u प्लस AT टाइप का हो, यानी कि कोई सूत्र आपका दो भौतिक राशियों के योग के रूप में हो या फिर घटाने के रूप में हो। सपोज दैट कोई y सूत्र है आपका x माइनस वाई टाइप का, तो इस तरह के सूत्रों का निगमन हम विमीय विधि से नहीं कर सकते। यानी दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है बच्चों कि हम विमीय विधि से उन भौतिक राशियों के सूत्र का निगमन नहीं कर सकते जो कि भौतिक राशियों के जोड़ या घटाने के रूप में हो। लेकिन बच्चों अगर अपन सपोज दैट f बराबर m इंटू a की बात करें, तो यहाँ दो भौतिक राशियों का गुणा किया जा रहा है, तो इन दोनों भौतिक राशियों का यहाँ पे गुणनफल हो रहा है। या फिर अगर हम बात करें p बराबर f अपॉन में a का, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी दाब की अगर बात करें हम, तो इन तरह के इस टाइप के सूत्रों का निगमन तो हम कर सकते हैं विमीय विधि से। यानी कि गुणा और भाग जिस भी सूत्र में गुणा या भाग के रूप में भौतिक राशियाँ लिखी हुई हैं उनका निगमन तो हम विमीय विधि से कर सकते हैं। लेकिन जो सूत्र आपके जोड़ या घटाने के रूप में होते हैं बच्चों, उनका हम निगमन विमीय विधि से नहीं कर सकते। केवल हम उनके सत्यता की, केवल हम उनके वैलिडिटी की जांच कर सकते हैं कि ये गिवन इक्वेशन सही है या नहीं सही है, ठीक है बच्चों। सेकंड लिमिटेशन हो गया। अगर हम लोग थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो याद रखिएगा, अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करता हो, ठीक है, अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करता होगा तो बच्चों उस भौतिक राशि का भी सूत्र हम विमीय विधि से नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के क्षेत्रफल, उस वस्तु के ऊपर लगने वाले दबाव P और तापमान T पे निर्भर करता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद सही ना हो। किसी वस्तु पर लगने वाला बल M, A, P और T पे निर्भर कर रहा है बच्चों, यानी यहाँ पर 4 अलग अलग भौतिक राशियों पर यह बल निर्भर कर रहा है बच्चों। तो इस तरह के बल का हम सूत्र का निगमन विमीय विधि से नहीं कर सकते। याद रखिएगा, केवल हम उन सूत्रों का निगमन ही कर सकते हैं विमीय विधि से जो कि गुणा के रूप में हो और या भाग के रूप में हो, और जो केवल 3 हो, मतलब कि जो केवल 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करता हो। 3 से अधिक पर निर्भर करेगा तो हम उनके सूत्र का निगमन नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अंतिम जो बच्चों आता है आपका चौथा लिमिटेशन, चौथा सीमा विमीय विधि का, विमीय विश्लेषण का, वो ये है कि अगर किसी सूत्र में आपके लॉग के टर्म आ जाएँ, log x, log y, log a के पावर b, इस तरह का सूत्र आ जाए, या कोई एक्सपोनेंशियल e के पावर x, e के पावर y का सूत्र आ जाए, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ जाए, साइन, कॉस, टेन, इस तरह के फंक्शंस आ जाएं, बच्चों इस तरह के सूत्रों का अपन निगमन विमीय विधि से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये लिमिटेशन समझ में आ गया होगा। हम अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप हमसे पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उस डाउट के साथ आएंगे, अन्यथा हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब यहीं पे अपना अध्याय ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।